हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खैरागढ़ के उपचुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे दूसरे स्टूडियो में मौजूद हमारे साथी पुनीत की ओर रुख करेंगे। शुक्रिया रचना, आप सारे अपडेट लगातार दर्शकों को दे रही हैं और इस वक्त खैरागढ़ के रण के ऊपर पूरे प्रदेश की नजर है। वजह पूरी तरह स्पष्ट है। 2023 के पहले इसे एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा गया और दूसरा ये कहा जा रहा है कि एक सत्ता का सेमीफिनाल है, यानी इसमें जो जीतेगा, जो आगे निकलेगा, उससे जनता के मूड का अंदाजा होगा। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट के तौर पर उनकी भी राय जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब स्टूडियो में आ चुके हैं और दोनों पक्षों से दो बहुत ही समर्थ नेता हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब जनता के बीच में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। और इस वक्त एक अपडेट भी है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। 3 घंटे वोटिंग के बाद में तकरीबन 20% मतदान अब तक हुआ है। तो शुरुआती 3 घंटों में 20% मतदान, कांग्रेस, बीजेपी, जेसीसीजे प्रत्याशी वोटिंग कर चुके हैं। तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और इन सब के बीच में बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ केंद्रों पर लंबी कतारें हैं, कुछ केंद्रों के ऊपर सामान्य तौर पर लोग आ रहे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करके जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ में श्रीचंद सुंदरानी साहब, सुरेंद्र शर्मा जी, रवि भोई साहब जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो इस पर कोई पॉलिटिकल वर्जन ले, इसके पहले रवि भोई साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि जी, जिस तरीके से पैनल में तमाम डिस्कशन हमने अभी तक जितनी भी बार की है, उसमें एक चीज़ उभर कर सामने आई कि ये जो उपचुनाव है, ये पहले हुए उपचुनाव से थोड़ा अलग लग रहा है। बीजेपी ज़बरदस्त टक्कर फाइट देती हुई नजर आई है। पिछले चुनाव भले ही सत्ता पक्ष ने जीते हों, लेकिन अब की बार कोई इसे जाने देना नहीं चाहता। आपने कई उपचुनाव और चुनाव देखे, क्या आपको इस बार डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए पुनीत जी, आने वाले अब 1.5 साल बचे हैं, 1.5 साल बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसको प्रतिष्ठा मान के रखे हैं और ये जैसा आपने कहा कि ये सेमीफाइनल कहें या लिटमस टेस्ट कहें, इससे एक पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी आएगी या कांग्रेस आएगी। तो निश्चित तौर से दोनों ही पार्टियाँ 2023 के पहले की जो तैयारी है वो खैरागढ़ में करना चाहती हैं और आप देखेंगे कि दोनों दल पूरी प्रतिष्ठा यहाँ पे लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेताओं को चुनाव प्रचार में लगाया था और जो 3 उपचुनाव है, चाहे मरवाही की बात करें, चित्रकूट की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, तो वहाँ कोई केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया था। खैरागढ़ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी आए और कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई और पूरा कमान संभाले हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो निश्चित तौर से ये चुनाव से साफ हो जाएगा कि 2023 में किस तरह का परिणाम आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत लगा सकती लगाई है और कांग्रेस ने भी लगाई है। तो वहाँ आप कैंडिडेट के तुलना में बड़े लोगों के प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है खैरागढ़ में। चलिए, तो 2 लाख से अधिक मतदाता हैं जो अभी वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया, एक बात तो तय है कि अब की बार की जो सक्रियता है वो बाकी बार से, पिछले उपचुनाव से थोड़ी अधिक दिख रही है। क्या इसकी वजह आप मानते हैं? पहला। दूसरी बात, ये दावा अभी भी बरकरार रखेंगे कि जीतेंगे हम और परिवर्तन की शुरुआत यहां से होगी, और उसका आधार क्या है? निश्चित रूप से पुनीत जी, यह विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। कांग्रेस की हड़बड़ाहट भी आपको दिख रही होगी। मुख्यमंत्री जी हर 3 किलोमीटर में एक सभा ले रहे हैं और पूरा छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्रिमंडल वहां पे बैठा हुआ है। पैसे की वहां पे नदियां बहाई गई है, पैसा इतना फेंका गया है कि जैसे कोई पैसे का कोई मूल्य ही ना हो। जिस प्रकार से हमारा कैंडिडेट चुनाव 800-900 वोट से हारने के बाद लगातार वो सक्रिय रहा है और उसकी अपनी लोकप्रियता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से लोगों ने बाहर किया 15 साल की सत्ता को,
तो ये सोच के किया कि नया प्रयोग किया उन्होंने, भूपेश बघेल की सरकार को लाया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा पुनीत जी, यह सरकार जनता की कसौटियों पे खरी नहीं उतरी। यह भी एक कारण बन रहा है। कई सारे कारण जब मिल जाते हैं तो वो रिजल्ट जीत के रूप में परिवर्तित होता है। जिस प्रकार से कवर्धा की घटना हुई, हिंदुत्व का अपमान किया गया, भगवे झंडे का अपमान किया गया, उसका भी असर कहीं न कहीं इस चुनाव में दिखता है। लगातार धर्मांतरण के मामले प्रदेश में हो रहे हैं, उसका भी असर इस चुनाव में दिखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे कारण, जोगी कांग्रेस पिछली चुनाव में बहुत बड़ी ताकत के रूप में थी और उनके प्रत्याशी बड़े मजबूत थे, तो मैं उनके बारे में कोई हमारे बीच आज नहीं है। उनके स्थान रिक्त होने से कहीं न कहीं ये फाइट अब सीधी हो गई है। और चूंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच में एक लंबा फर्क था, 30,000 वोट का फर्क था। हमारा कैंडिडेट कांग्रेस से लगभग 30,000 वोट ज्यादा वोट पाया था। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण दिख रहे, सुंदरानी जी आपने उन मुद्दों का जिक्र किया जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मोर्चा खोला था उपचुनाव में, चाहे धर्मांतरण की बात हो या फिर कवर्धा की घटना। लेकिन क्या इस वक्त महंगाई का सारे देश में ज्वाला में उसका असर इस पर नहीं होगा? कांग्रेस का दावा है महंगाई से तो आम जनता प्रतिदिन इस वक्त भी जूझ रही, जब आप और हम बातचीत कर रहे हैं, उसका असर नहीं होगा? देखिए, महंगाई का निश्चित रूप से आम आदमी पे असर होता है, लेकिन क्या महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? परिस्थितियां जिम्मेदार है। आज अगर हम देखें तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का भी एक बहुत बड़ा मार महंगाई पे पड़ा है। और महंगाई के लिए क्या राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं? अब टमाटर महंगा हो जाए तो उसके लिए क्या केंद्र की मोदी सरकार, या कहीं सब्जियां महंगी हो जाए, 15 रुपए में नींबू बिक रहा है, तो इसके लिए क्या मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है? ठीक है, पेट्रोल डीजल के दामों की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर बात आती है, लेकिन केंद्र सरकार भी करे क्या? 80-85% क्रूड को कहीं न कहीं बाहर से मंगाना पड़ता है। आज हमारी हालत ये है कि हम यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद जिस ढंग से क्रूड के दाम बढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसका बोझ ये सरकार उठा रही है। कोरोना महामारी को 2 साल तक किस प्रकार से राजस्व में कमी आई, फिर कोरोना महामारी से छुटकारा लोगों को मिले, इसके लिए आपकी बातों का मैं उत्तर भी ले लेता हूं। आप पड़ोसी देशों को देख रहे हैं, लंका, सुरेंद्र जी, क्या लंका और मुद्दों का जिक्र किया सुंदरानी साहब ने, उनका असर होगा खैरागढ़ में? नंबर पहला सवाल। दूसरी बात है, जीत का दावा क्यों है? उन्होंने बताया कि अधूरे वायदे इसके कारण बनेंगे। तीसरा, वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो पिछले मुद्दे थे उनका भी यहाँ प्रभाव होगा। और महंगाई का सवाल मैंने पूछा, उन्होंने कहा क्या राज्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं? तीनों के उत्तर दीजिएगा। पाठक जी, दरअसल में देखिए, सुंदरानी जी जो बात कह रहे हैं और उससे मैं थोड़ा सिलसिलेवार हूं। पहली बात ये कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 30,000 वोट मिले थे, देवराज सिंह को लगभग 61 मिले थे। ये वोट जो है कांग्रेस के ही थे, जिसका बंटवारा हुआ था। क्योंकि JCCJ जो है वो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का विभाजन ही था, और कांग्रेस से अलग होकर के जो ग्रुप ने एक नया दल बनाया था उसका प्रतिनिधित्व देवराज सिंह जी कर रहे थे। तो आप ये समझ लीजिए कि 90,000 वोट का जखीरा हमारे पास है। अगर आज कोमल जंघेल जी को 60,000 वोट भी मिलता है तो वो जो पूरे जो JCCJ का वोट वापस आ रहा है कांग्रेस पार्टी में, या एक तरफ कहा जा सकता है कि जनता कांग्रेस का पूरी तरह से लगभग कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का विलय तो हो ही चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर मत विभाजन के दृष्टि से देखा जाए तो भी कांग्रेस की बढ़त इसमें निश्चित रूप से किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो कांग्रेस की जीत का जो प्रमुख आधार बनेगा वो ये है कि उपचुनाव है, ये 18 महीने अभी कांग्रेस की सरकार रहने वाली है। तो 18 महीने के लिए 18 महीने के लिए कोई विपक्षी विधायक क्यों चुन के भेजेगा? मतदाता बहुत प्रबुद्ध है, मतदाताओं को ये बात समझ में आती है कि हम अपने मतों का दुरुपयोग क्यों करेंगे भाई। सत्ता पक्ष का विधायक जाएगा, हमारी वकालत करेगा, तो निश्चित रूप से खैरागढ़ की जनता को, खैरागढ़ की विधानसभा को लाभ होगा। ये कारण नंबर 2 है। कारण नंबर 3 ये है कि बहुत चीर संचित अभिलाषा है खैरागढ़ के निवासियों की कि इसको जिला बनना चाहिए,
और हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया है कि आप 16 तारीख को चुनाव जीतेंगे, 17 तारीख को खैरागढ़ जिला बनेगा। ये तीसरी बात है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आज की तारीख में ये अपने आप में बिल्कुल बिना निर्विवाद सत्य है कि भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ के एक जबरदस्त जन नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया है और लोकप्रियता के। ठीक है, आप जितने तर्क बता रहे हैं इन सब का उत्तर भी लेंगे शर्मा जी। और एक जो बार बार मुद्दों की बात चली और बार बार टर्निंग पॉइंट के तौर पर जिला बनाने की घोषणा की बात की, रवि जी से पूछूंगा कि वो क्या मुद्दे पाते हैं जिन मुद्दों पर आज वोट हो रहा है। लेकिन शुरुआती 3 घंटों में 20% वोटिंग की खबर आ चुकी। ऐसे तमाम अपडेट्स आपको IBS24 पर मिलते रहेंगे। ये पैनल हमारे साथ में जुड़ा रहेगा। खैरागढ़ के उपचुनाव में 291 मतदान केंद्रों में 2 लाख से भी ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। खैरागढ़ के रन से हर खबर, हर अपडेट लगातार हम आज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, खैरागढ़ के रण में जिस तरह अपडेट रचना हमको दे रहे हैं, इसके साथ साथ पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ा है। रवि भोई साहब, जो आपने दोनों पक्षों को सुना, एक बात ये बार बार की जा रही है कि जो जिला बनाने की घोषणा है इसने इस पूरे चुनाव में हवा को बदल दिया। आप भी निश्चित तौर पर वहां गए होंगे, क्या महसूस आपने किया, क्या मुद्दा है जिस पर वोट हो रहा है? देखिए, जिला एक बड़ा मुद्दा बन गया है वो, और तहसील जिला बहुत पहले से डिमांड की जा रही थी। खैरागढ़ के लोगों मांग कर रहे थे और नगरीय निकाय चुनाव के समय जिला का मुद्दा उठा था। और जिला का जो फैक्टर है बहुत बड़ा है और कांग्रेस की ये जो दांव फेंका है उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित दिख रहे हैं। इसके अलावा गंडई को तहसील है और आदिवासी इलाके उसको भी है। पर सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ जातिगत इक्वेशन भी होगा, जिसमें लोधी मतदाता करीबन 62,000 हैं और 40,000 जो साहू मतदाता है और 60,000 के करीब आदिवासी मतदाता हैं। तो ये बड़े फैक्टर है जातिगत समीकरण। दोनों प्रत्याशी लोधी समाज से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला होगा वो आदिवासी वोटों पर दोनों पार्टियों का नज़र है। और एक तो मुद्दा जिले का हो गया, और सरकार के कामकाज को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचार कर रही है कि पिछले 3.5 साल में भूपेश सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो उस पर कहीं ना कहीं जो जिले का दांव चला है कांग्रेस ने, वो बड़ा फैक्टर बनकर वहाँ उभरा है। चलिए, इस बार ना थोड़ा प्रचार की तरफ चलते हैं। शर्मा जी, कका वर्सेस मामा ये बन गया था बीच में। एक ही दिन था जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सभाएं ले रहे थे उसी इलाके में, यहाँ कका यानी यहाँ CM भी आपकी सभाएं ले रहे थे, और दोनों के बीच में कौन बाजी मारता है, कौन माहौल बना पाता है, ये भी चर्चा छिड़ पड़ी। ये जो स्टार प्रचार वार है, इसमें जिस अंदाज में बीजेपी ने एग्रेशन दिखाया, आपको लगा इसका असर पड़ा? ने कहा ना कका और मामा, कका तो घर में रहता है ना, और मामा के यहाँ कभी कभी जाते हैं, छुट्टी जब होती है शादी वादी की, मतलब छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी होती है, तब लोग मामा गांव जाते हैं, तब मामा से मुलाकात होती है। और तो मामा जी जो यहाँ आए थे, और उन्होंने एक और मामा आए थे मध्य प्रदेश से, प्रहलाद पटेल जी, और उन्होंने जो रायता फैलाया यहाँ कि 2500 रुपया किसानों को देने से छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो रही है। इसकी इतनी जबरदस्त तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि एक तो पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार है जो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दे रही है, और उसको आप बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार दिवालिया हो जाएगी। तो जनता ये भी तो जानना चाहती है कि भाई 310 लाख करोड़ रुपए का आपने कारपोरेट का माफ कर दिया, उसमें सरकार दिवालिया नहीं होती। पेट्रोल के दाम आपने लगभग 110 रुपए कर दिए। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी वापस लौटूंगा और इस मुद्दे पर उत्तर भी लूंगा सुंदरानी साहब से कि क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में एक उपचुनाव सुर्खियों में है, मतदान की प्रक्रिया चल रही है। शुरुआती 3 घंटे में 20% के आसपास मतदान हुआ है। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी साहब और कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी के साथ रवि भोई साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बदला? बड़े बड़े नेता बुलाए, केंद्रीय मंत्री बुलाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और कका वर्सेस मामा, इस तरह की जंग भी बनती दिखी। क्या ये काम किया? देखिए, कका वर्सेस मामा की अगर बात करें आदरणीय पुनीत जी,
तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में मामा का बड़ा सम्मान है, क्योंकि मामा मतलब भगवान राम के मामा माने जाते हैं। यहाँ हर भांजा अपने मामा का सम्मान करता है, मामा भांजे के चरण छूकर मिलता है। तो काका वर्सेस और कहीं पे भी मुकाबला नहीं है। शिवराज जी और भूपेश जी में अगर मुकाबला करेंगे तो पूरे देश स्तर पे मुकाबला कर लें। शिवराज जी की फॉलोइंग जो है वो भूपेश बघेल जी की नहीं हो सकती, और छत्तीसगढ़ में भी मामा का वर्चस्व है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इनको जिले की बात करते हैं, जिला 24 घंटे में बनाने की बात करते हैं। 3.5 साल से ये सरकार में है, इन्होंने क्यों नहीं जिला बनाया? चाहते तो ये जिला पहले बना सकते थे। जनता समझती है कि एक उपचुनाव जीतने के लिए जिले की घोषणा किए हैं, लेकिन ये जनता अब ठगे जाने वाली नहीं है। इन्होंने 36 वादे करके 36 में 2-3 वादों को छोड़ दें तो इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए। इनकी कोई गारंटी नहीं कि ये जिला बनाने की बात कही है, इन्होंने जिले को बनाएंगे। अगर जिला बनेगा तो हमारे कोमल जंगेल जी संघर्ष करके बनवाएंगे। लगातार वो 10 साल से सक्रिय हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं, लगातार काम करते रहे, वहां के लोगों की ठीक है, आप उत्तर दे सकते हैं शर्मा जी इस बात का। होते रहे दोनों बातें जो की जा रही हैं, हमारा प्रत्याशी सबसे पहली बात ये है कि पाठक जी, जिला बनाने की बात है, ये हमसे 3.5 साल वाले सरकार से सवाल पूछते हैं। मैं पूछता हूँ कि आपने 15 साल में क्यों नहीं बना दिया भाई? आपके कोमल जंगेल भी तो वहां विधायक भी रह चुके हैं। दूसरी बात, माननीय डॉक्टर रमन सिंह, अरे जिले की घोषणा आप कर रहे हैं शर्मा जी, हमने नहीं की है। हम जो घोषणा किए थे वो जिले बना दिए, और मुख्यमंत्री भी थे, और 10 में आपने आश्वासन भी दिया था खैरागढ़ को जिला बनाने के, आपने क्यों नहीं बनाया? और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने वादे पूरे किए या नहीं पूरे किए, इसका फैसला तो जनता करेगी ना, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करेगी। तो जनता ने तो लगातार निरंतर उपचुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में इस बात को, हमारे काम करने की प्रगति को, हमारे काम वादे पूरे करने की स्थिति को, आप 2 साल के कोरोना काल की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जहां तक कका और मामा का सवाल है पाठक जी, तो कका ने तो 2500 रुपये धान का भाव दिया है, तो मैं कह रहा हूं कि मामा ने तो नहीं दिया। कका तो 202 रुपए किलो में गोबर खरीदी कर रहा है, तो मामा तो नहीं खरीदी कर रहा है। सुंदरानी साहब, और मजदूरों को यहाँ 7,000 रुपए मिल रहा है, भूमिहीन मजदूरों को। देखिए, तो मामा जी तो नहीं दे रहे हैं। पार्टी की तो सरकार ने वैक्सीन से लेकर 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज 80 करोड़ जनता को पूरे देश में मोदी जी ने दिया है। आज भी मुफ्त में 5 किलो अनाज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं दे रही प्रति यूनिट पे, आज भी सरकार नहीं दे रही छत्तीसगढ़। कई बार तो केंद्र का कोटा आने के बाद भी ये सरकार नहीं दे पाती है। वैक्सीन पूरे देश में इन्होंने फ्री लगाया, हमारी सरकार ने। आज कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाया तो हमारी सरकार ने। रोजगार के अवसर बढ़ाए तो हमारी सरकार ने। मुद्रा बैंक के माध्यम से अगर 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला पूरे देश में तो हमारी सरकार में। उज्ज्वला गैस कनेक्शन का अगर लाभ मिला महिलाओं को तो हमारी सरकार में मिला। मैं अगर उपलब्धियां गिनाने बैठूंगा तो भूपेश बघेल की लिस्ट के सामने हमारी 4 गुना बड़ी। सुरेंद्र शर्मा जी, सारी केंद्र की योजनाओं का लाभ है और ये बातें सभाओं में भी कही गई। सुंदरानी जी हमारे बड़े भोले आदमी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। ये उज्ज्वला गैस की जो वास्तविक स्थिति है पाठक जी, मैं तो गांव देहात में जाता हूँ, 1050 रुपए का सिलेंडर कोई गरीब आदमी भरवा पाएगा? वो आजकल पीढ़ा काम दे रहा है, तमाम गरीबों के घर में उसको पीढ़ा बना के उसमें बैठते हैं लोग। और जितनी बातें माननीय सुंदरानी जी गिना रहे हैं, इन सब चीजों का लाभ जो है 6,000 रुपये सम्मान निधि केंद्र की सरकार देती है और अपना पीठ थपथपाती है किसानों को, वो भी 3 किस्तों में। और वो भी अगर आपका KYC में अगर जरा भी गलती हो गई तो हमारे यहाँ लगभग 39 लाख किसान हैं, मगर मुश्किल से 10-20 लाख किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है और वो पीठ थपथपाती है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार प्रत्येक किसान को 1 एकड़ के पीछे 9,000 रुपए की राशि दे रही पाठक जी। और यही एक ऐसी योजना है जिसमें कोई सीलिंग नहीं है, इसमें आरक्षण नहीं है, छोटे किसान बड़े किसान का भेद नहीं है। तो इतनी बड़ी योजना हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो चलाया है,
और जो इस स्थिति में जो छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिति में जो मजबूती आई है, छत्तीसगढ़ जो पर्यावरण की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना के अंतर्गत एक मुद्दा रहा है जो बढ़ रहा है, तो ये सब शर्मा जी, एक मुद्दा रहा है, सुंदरानी साहब से पूछेंगे। बार बार किसानों को लेकर के जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बात की है, तो अब की बार चुनाव में हमने देखा ये कहा है कि किसानों के साथ छलावा है, लेकिन जो किसान आंदोलन, इसके बाद केंद्रीय कानूनों की वापसी, एक माहौल पूरे देश में बना था, फिर जो चुनाव हुए इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बात छोड़कर बाकी तमाम बातें की। आपको लगता है प्रदेश में किसानों वाला मुद्दा, किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा बीजेपी को फिलहाल पक्ष ले पा रहा है? क्योंकि ये कहा गया कि वायदे अधूरे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो दाम दिए वो देश में कहीं नहीं मिल रहा। देखिए पुनीत जी, ये कुछ भी कह लें, किसानों का मुद्दा छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश में है। किसानों के मुद्दे को कभी नकार नहीं सकते। किसानों के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल में काम किया, आज उसी का परिणाम है कि 1 लाख मेट्रिक टन धान यहाँ पे पैदा हो रहा है। 1 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा धान पैदा हो रहा है। आप कल्पना करिए, कांग्रेस की सरकार थी 2002 से 2003 तक, 2000 से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 16 लाख मेट्रिक टन धान यहाँ पे छत्तीसगढ़ में होता था। 5 क्विंटल सरकार खरीदती थी। 15 क्विंटल तक खरीदने के लिए भूपेश बघेल जी की शुरुआत नहीं थी, ये डॉक्टर रमन सिंह जी की शुरुआत थी। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में 75,000 मेट्रिक टन 75 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा हमारी सरकार ने। तो सुंदरानी साहब, मेरा सवाल ये था कि जिस अंदाज में छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों के लिए काम किए हैं, क्या यहाँ पर वो मुद्दा जो बाकी प्रदेशों में है, क्या वहाँ ये मुद्दा किसानों का आप उठा सकते हैं? क्या जो आप कह रहे हैं कि वायदे अधूरे हैं, दूसरी तरफ खरीदी भी चल रही है, जो दाम भी दे रही है सरकार और बार बार कहती कि हम इतना दाम दे रहे हैं, क्या ये काम करेगा बीजेपी के पक्ष में? ये सवाल। पुनीत जी, 4 किस्तों में पैसा दे रहे हैं। इस बार चौथी किस्त में तो पैसा भी काट दिया है। कभी मेड़ के नाम से पैसा काट देते हैं, कभी कुछ काट देते हैं, कभी इन्होंने बहुत सारे किसानों को दर्द भी दिए। आप उत्तर दे सकते हैं शर्मा जी इस बात का? गांधी न्याय योजना दरअसल में देखिए पाठक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान निधि को 3 किस्तों में दें तो वाजिब। छत्तीसगढ़ की सरकार राजीव गांधी न्याय योजना की राशि को 4 किस्तों में दें तो गैरवाजिब। ये हल्ला उड़ा रहे हैं कि किस्त काट दिए गए। अरे दरअसल में चारों किस्तों को जोड़ के देखिए तो उनको जितनी राशि मिलना चाहिए, मैं तो किसान हूं, मुझको पैसा मिला है ना, मैं तो हिसाब लगा के देख चुका हूँ। तो ये दरअसल में ये कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी अफवाह उड़ा ले, छत्तीसगढ़ में जो काम पिछले 3.5 साल में हुआ है, छत्तीसगढ़ के किसानों में आज खुशहाली दिखती है। आप गांव में जाके देखिए, लोग पक्के मकान बना रहे हैं, टेलीविजन खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं और लोगों की माली हालत में सुधार हुआ है। गरीब के बच्चों के स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से उनके सपनों को एक उड़ान मिली है। आदिवासी इलाकों में 56,000 करोड़ का कर्जा लिया सुरेंद्र शर्मा जी 3 साल में, 56,000 करोड़ का। और आप कहते हैं कि राज्य दिवालिया नहीं होगा। 56,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने 3 साल में लिया है, मगर हमने किसी कारपोरेट का कर्जा माफ नहीं किया है, हमने किसानों का। चलिए कर्जे पर भी बात कर लेंगे। जो एक जो बहस में बार बार ये जो कर्ज का मुद्दा, आर्थिक तंगाली का मुद्दा, सरकार ने जवाब इसका सभाओं में भी दिया और उस पर रवि भोई साहब से भी पूछूंगा कि क्या प्रदेश में जो सरकारें कर्ज लेती हैं उसका प्रति व्यक्ति कितना भार आता है? क्या ये मुद्दा कम से कम इस उपचुनाव में काम करेगा? क्योंकि सरकार ने खुलकर जवाब दिया, विपक्ष ने जम के आरोप लगाया कि साहब आर्थिक तौर के ऊपर प्रबंधन अच्छा नहीं है। क्या ये इस तरीके के मुद्दे भी इस चुनाव में चले हैं या चल पा रहे हैं? इस पर उत्तर लूंगा। खैरागढ़ एक सीट के ऊपर इस वक्त वोटिंग चल रही है। शुरुआती दौर में शुरू के 3 घंटों में 20% से अधिक मतदान की खबर हमको मिल चुकी। पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। मुद्दा उठा था ब्रेक पर जाने से पहले कर्ज माफी का, किसानों से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। रवि भोई साहब, किसान सदैव भारतीय राजनीति का और छत्तीसगढ़ में तो एक राजनीति का एक आधार कहा जाए या बेस लाइन कही जाए तो कोई गलत नहीं होगा। धान का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, दाम का मुद्दा हो, यह हमेशा से केंद्र और राज्य के बीच में एक वर्सेस की तरह भी चलता रहा। इस बार के उपचुनाव में एक पक्ष ने आरोप लगाया कि किसान भले योजनाएं चल रही लेकिन परेशान है, दूसरी तरफ कहा गया कि नहीं साहब ये सारे वादे चलने नहीं वाले क्योंकि हमने पूरा किया। आपको लगता है ये चला? और दूसरा कर्ज का कि प्रति व्यक्ति इतना कर्ज है, सरकार ने कर्ज लिया, ये मुद्दा बना?
देखिए पुनीत जी, जहां तक कर्जा लेने की बात है, सरकार ने कितना कर्ज लिया है उससे आम मतदाताओं को और किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या उसको उनके ध्यान में नहीं है। सवाल यह है कि धान का समर्थन मूल्य कितना मिल रहा है। भूपेश सरकार ने उन्हें 2500 रुपये में धान दिया, चाहे वो 4 किस्तों में दिया या फिर अलग अलग किस्तों में दिया, सवाल है कि उनको मिल गया और 2500 रुपये मिला है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव, जो सीधे डीबीटी मिल रहा है उनके खाते में सीधा जा रहा है, वो किसानों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तीसरी बात यह है कि कर्ज माफ़ी का, तो भूपेश सरकार आते साथ ही कर्ज माफ़ी किया और उसका फ़ायदा किसानों को मिला। एक बात और है जो सरकार भी उसको मार्केटिंग करती है और लोग भी, कि इस किसानों से धान 2500 में खरीदने से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी अच्छी रही। ये बात सही है कि कोरोना काल में देश में बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन किसानों के पास पैसा जाने के कारण यहाँ की जो बाज़ार की स्थिति रही अच्छी है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे करीबन 80-85 लोग खेती करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड भी हैं। तो निश्चित तौर से जो बोनस मिला है या फिर 2500 रुपये समर्थन मूल्य में, तो उससे यहाँ के राज्य की इकोनॉमी पर सीधा और सकारात्मक असर पड़ा है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है, लोगों को दिख रहा है कि हम इस सरकार में हमको फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को लग रहा है कि 1.5 साल अभी रहेगी भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार। और एक बात हमेशा ध्यान में रखा जाता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उससे साथ जुड़ने से क्षेत्र का विकास होता है और वो ज़्यादा कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित करते दिखाई पड़ रहा है। चलिए सुंदरानी साहब, क्या जिसकी सत्ता उपचुनाव उसी के और कम से कम यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड वैसे ही दिखाई पड़ा है। दूसरा ये कहा कि बीजेपी का दावा रहा कि परिवर्तन होगा जो 23 में, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी, तो कोई तो आधार बनेगा, कोई तो ऐसी बात होगी। दूसरा जो आपने कहा कर्ज माफ़ी को लेकर, सरकार ने कहा कि यही तो हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको हमने हल किया, और इसीलिए मैंने कहा कि क्या किसानों के बीच में वैसी बात आप रख पाएँ, क्योंकि बिल्कुल अलग बात बीजेपी ने की इस कैंपेन में। मैं आदरणीय पुनीत जी, मैं सुरेंद्र शर्मा जी ने भी बात को कहा कि 1.5 साल हमारी सरकार है इसलिए हमें चुनेंगे, और आदरणीय भोई जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी लगभग 1.5 साल की बात कही। मतलब सैद्धांतिक रूप से हम सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि अब ये सरकार सिर्फ 1.5 साल रहने वाली है, इसलिए इनके विधायक वहाँ से चुने जाएं, ऐसा मतलब ये महसूस किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि कई बार ऐसा हुआ है कि उपचुनाव भी सत्तारूढ़ दल के विरोध में गए। अनेक राज्यों के उदाहरण है, हमारे छत्तीसगढ़ के भी उदाहरण है। मुझे याद है डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार छत्तीसगढ़ में पहली बनी थी, रेणु जोगी जी कोटा से उपचुनाव लड़ी थी और कोटा से वो उपचुनाव बड़े मतों से जीत के आई थी। तो ऐसे उदाहरण है, ऐसा नहीं कि सत्तारूढ़ दल का ही उपचुनाव होता है। सत्तारूढ़ दल का अगर किसानों के प्रति बड़ा अच्छा काम किया होता तो पिछले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से राजधानी रायपुर में ही, नई राजधानी में किसान आंदोलन में क्यों होते। बड़ी संख्या में किसान आंदोलन हुए, लाठीचार्ज हुए, यहाँ तक कि वो राहुल गांधी जी से मिलना चाहते थे, मिलने नहीं दिया गया। सर्व आदिवासी समाज प्रदेश में आंदोलन कर रहा है। आदिवासियों की, किसानों की बात कर रहे हैं, सुंदरानी साहब उत्तर देंगे आप? वो तो कहेंगे ना, उनके बेचारों की मजबूरी है। बहुत सज्जन नेता है, बहुत सज्जन नेता है, यानी पूरे छत्तीसगढ़ के, पूरे दिल्ली के रास्तों को बंद करके उसमें कील गड़ा के किसानों को रोकने वाली पार्टी जो है, छत्तीसगढ़ के किसानों को जब उनके उपज का सही मूल्य मिल रहा है तो मगरमच्छ के आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। दरअसल में अब बहुत सारी बातें तो अभी अपने सुंदरानी जी कह रहे थे। देखिए वो तो यूपी ने साबित कर दिया सुरेंद्र शर्मा जी की किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो पाठक जी, मैं हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है क्या 2014 में जो क्रूड ऑयल था, नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये साबित कर दिया साहब। जो आप कर्ज में दिवालिया होने की बात कह रहे हैं, जरूर एक बात जरूर आपके सुधी पाठकों और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार ने अपने जीडीपी का 83% कर्ज ले लिया है, 83%। तो दरअसल में अगर 96% कर्ज लेने की वजह से श्रीलंका की स्थिति जो हुई है, 83% तो केंद्रीय सरकार ने कर्ज ले लिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो किसानों को पैसा दे रही है, तो आप पाठक जी अच्छी तरह जानते हैं कि आप जो भी चीज खरीदते हैं उसमें टैक्स लग रहा है। एक भिखारी भी अगर बिस्किट खरीदता है, कपड़ा खरीदता है
या दवाई खरीदता है, या पेट्रोल खरीदता है, डीजल खरीदता है, ईंट खरीदता है, सीमेंट खरीदता है, सरिया खरीदता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें टैक्स ना हो। इसी कारण जो है जीएसटी में सर्वाधिक उपार्जन का काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। चलिए, जैसा तो मैंने कहा सुरेंद्र जी, किसान और किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा से प्रदेश की सियासत के भी केंद्र में रहे हैं और सरकार का तो लगातार ये दावा है कि साहब हमने किसानों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा काम किया है। पैनल में आप सबका जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। चूंकि चुनाव की प्रक्रिया जारी है, एक बार पुनः नए गेस्ट के साथ में भी हम जुड़ेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे और लगातार खबरों और अपडेट के लिए आप iNews24 देखते रहें। तो खैरागढ़ का रण जारी है और इसमें प्रतिपल का अपडेट आपको iNews24 पर मिलता रहेगा।